बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक मेरे व्लॉग्स और वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। आज के व्लॉग के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा उनमें एक बहुत अहम मुलाकात हुई है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। उसके अलावा पीटीआई के लोग जो इस्तीफ़ा देने के लिए पहुंचे थे हमारी कौमी असम्बली के स्पीकर के पास, उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं, उनकी मायूसी की क्या वजह है और ये बात उन्होंने किस इशारे और कनाए में की है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज कुछ बहुत अहम ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले। फॉर्मली अपना व्लॉग जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की। इस चीज़ के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी और जो हमारे यहाँ कुछ तनकीद करने वाली एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे एंकर्स हैं जो अपने आप को हर चीज़ का बड़ा माहिर समझते हैं। तनकीद इस सिलसिले में हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया दहशत गर्दी की लहर है, इसके बाद अब तक कौमी सलामती कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे कारफरमा थी। ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है कि जिन जानों का ज़िया हुआ, जो शहादतें हुई हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन नए आर्मी चीफ़ और नई इस्टेब्लिशमेंट को अपने जितने भी गोल्स हैं उनको देखना था और उनको ये भी देखना था कि किस तरीके से इस चीज़ को इस चीज़ से निपटा जाएगा। तो हुआ कुछ इस तरीके से है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की आर्मी चीफ ने। एक तो उन्होंने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की एक नई लहर खास तौर पर पिछले 2 माह के अंदर जिसको ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें जो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है हमेशा से ये टारगेट एक रहा है। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट्स हैं ये किस तरीके से सर उठा रहे हैं और इनको इनके साथ निमटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, इसके ऊपर ब्रीफिंग दी आर्मी चीफ ने। और उसके बाद जो कल होने वाली कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसके ऊपर भी बात हुई। देखिए, इसके अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाले जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पिछले 1 माह में, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक्सेप्ट की है। ये बात यहाँ पर मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि BLA का जो मेन कनेक्शन है वो आज नहीं हमेशा से, और हमारी बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इस बारे में मौजूद है कि BLA का कनेक्शन हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान हमेशा से ना सिर्फ इनकी फंडिंग करता रहा है बल्कि BLA के लोगों की ट्रेनिंग भी करता रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तमाम तर जो दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, उनकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। इसके पीछे दूसरी चीज़ बड़ी अहम नोट करने वाली है, वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान का एक पैक्ट था, और ये पैक्ट आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत ने किया था। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम लोग भी ऑन बोर्ड थे। बहरहाल ये जो पैक्ट है ये एक अमन का मुआहदा था, इसको ख़त्म हुए भी 1 माह हो गया और 1 माह जब ये सीज़ हुआ उसके बाद से देख सकते हैं कि जितनी भी दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन तमाम की ज़िम्मेदारी TTP वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसके पीछे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का आगे से एक और एलाई अफ़गानिस्तान इसमें शामिल है। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिस्टेबलाइज़ करने की जो कोशिश है, हालिया कोशिश, इसके पीछे एक ही रीज़न है और वो ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए। सारी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारे रीजन के लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और साथ ही साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। तो अगर इस चीज़ को मज़ीद इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो हमारे दुश्मनों ने यह सोचा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है उनको मज़ीद स्ट्रेन किया जाए और पाकिस्तान को मज़ीद अंडर प्रेशर किया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा एतमाद है अपनी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर, और इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले हमने दहशतगर्दी को ख़त्म किया और इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मार भगाया, इंशाअल्लाह ताला अब भी ऐसा ही होगा। दूसरी जो चीज़ जिसके ऊपर आज बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान नेशनल असम्बली जो है हमारी, उसके स्पीकर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज का टाइम दिया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉ मेकर्स को कि वो आएँ और उनसे मिलें। मसला कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 माह पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ साहब
डीएम के वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए और उन्होंने हलफ लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कलेक्टिवली ये फैसला किया। खान साहब चूँकि हमेशा से उनकी ये आदत रही है कि वो बड़ा जो है ना आगे बढ़कर खेलते हैं, बड़ी एग्रेसिव सियासत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब उसमें मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जितने उन लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए उसमें से बहुत सारे लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए। पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने 11 इस्तीफ़ों को मंजूर किया, जिसके ऊपर पीटीआई का आज भी एतराज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके खिलाफ पीटीआई वाले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पर ये डिसमिस हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये सेलेक्टिव जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं हमारे इस्तीफ़े, इनको ना किया जाए। अभी तक इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। बहरहाल आज जो वफ्त जाके मिला है उसके अंदर बदनाम ज़माना मैं तो कहूँगा कासिम सूरी साहब, क्योंकि आइन शिकन है। उसके अलावा आमिर डोगर साहब जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी डिवीज़न से है, और उसके अलावा साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब, इनके अलावा और पीटीआई के लॉ मेकर्स जो हैं ये आज जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली, उनके चैम्बर्स में जाकर उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टिवली इन मैस अपने जो इस्तीफ़े हमने दिए हम उस बात पर कायम और आप इनको एक्सेप्ट करें। जबकि स्पीकर का ये कहना था कि आप ही की पार्टी के 20 के करीब MNAs ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है, जो मेरे साथ राब्ते में हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है और अगर हम कलेक्टिवली इस्तीफ़े के लिए आप बुलाएंगे तो उसमें हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। साथ ही साथ स्पीकर साहब ने एक और लॉ मेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनका रेफरेंस दिया कि उन्होंने तो खुद कोर्ट में जाके कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, इसलिए इस डिसीजन को रुकवाया जाए। तो स्पीकर साहब तो जी कायम हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। उन्होंने कह दिया है जो ये लॉ मेकर्स जाकर मिले, सूरी साहब और असद कैसर साहब और डोगर साहब, इन्होंने बाहर निकल कर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये आइन के ख़िलाफ़ है और हम सब लोगों ने फ़ैसला ये किया हुआ है और हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, ये हमारी पार्टी का फ़ैसला है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कर दिया है। उन्होंने उसके बाद कुछ जो है मिसालें भी दी कि किस तरीके से अगर एक मेंबर ऑफ द हाउस खड़े होकर फ्लोर के ऊपर कह दे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो उसके इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो स्पीकर का इक़दाम है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे सियासतदान वैसे तो ये बहुत अक्लमंद हैं। खान साहब ने कल से एक रट लगाई हुई है कि मुझे अब हुकूमत नहीं चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, यानी कि वो ये चाहते हैं कि मैं सारे फ़ैसले खुद करूँ और ताकत भी हो मेरे पास और पावर भी हो। मसला सिर्फ ये है कि इनको हर चीज़ का हल कोई ना कोई ढूंढ के दे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ये पीटीआई नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम सियासतदानों के बारे में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है और आवाम अब इस बात को जान गई है। इनको किसी भी मसले का हल चाहिए हो तो ये रावलपिंडी की तरफ मुँह उठा लेते हैं, वहाँ जाते हैं, मदद मांगते हैं। इनके पास ना कोई पॉलिसी होती है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई मतलब कहना चाहिए कि रोड मैप होता है। बहरहाल ये तो हमारे सियासतदानों की हमेशा से कमज़ोरी रही है। जो इन लोगों ने पावर वैक्यूम क्रिएट किया है, उस पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठाती हैं वो गैर जमहूरी ताकतें, जिनकी बाद में ये लोग आकर शिकायत करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब जो हैं उन्होंने की है मुलाकात उन्होंने की है कुछ हम नवाओं से। हम नवाओं का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आजकल ख़ान साहब सिर्फ़ और सिर्फ उन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों और एंकर से मुलाकात करते हैं जो ख़ान साहब की बात को मनोअन ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उनको अच्छे तरीके से जो है मसाले अपनी तरफ से प्रॉपर लगा के पेश करते हैं। बहरहाल दूसरी चीज़ ये है कि ख़ान साहब जो हैं वो उनकी एक आदत है, अब उस आदत को किस तरीके से छुड़ाया जाए ये तो नहीं हो सकता, हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ख़ान साहब रोज़ाना जब तक एक हजूम से बात ना कर लें, उनसे खिताब ना कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आजकल ख़ान साहब का भी गुजारा उससे नहीं होता। तो कल की एक मुलाकात के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अफसोस एक ज़ाहिर किया, मायूसी थोड़ी सी ज़ाहिर की। मायूसी इस वजह से आई क्योंकि तकरीबन 2 दिन होने को हैं। पहले शबर जैदी साहब का एक टीवी इंटरव्यू था, ऑल्दो कि उन्होंने कल अपने यानी जो दिन गुजरा उसमें आकर अपने पॉइंट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि नहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद टेक्नोक्रेट सेटअप टाइप की कोई चीज़ आ जाए, लेकिन मैंने जैसे कि 2 दिन पहले के अपने ब्लॉग में कहा था कि ये टेस्टिंग द वाटर्स वाला काम किया जा रहा है और हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। महर बुखारी साहिबा ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी बात की। फिर उसके बाद एक जो हमारी वो जुनून ब्रिगेड है एंकर्स की, वो इस पर शुरू हो गए कि किस तरीके से ये चीज़ ठीक नहीं है मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के हामी एंकर्स हैं और उन लोगों ने इस चीज़ को जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। भाई मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं बड़ा अदना सा एक साफ़ी तो अपने आप को कह नहीं सकता, बहरहाल तालिब इल्म हूँ, कि अगर आपको टेक्नोक्रेट्स इतने ही बुरे लगते हैं तो आपकी हुकूमत के अंदर 3 लोगों का मैं नाम लेता हूँ, शौकत तरीन साहब, हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकिर साहब। ये 3 लोग कौन हैं? क्या इनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है या ये पीटीआई के कारकुनान हैं?
इसी तरीके से बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये तीन बेसिकली हमारे मुल्क की बड़ी जमातें हैं। इस वक्त पीटीआई बेशक शोहरत के बड़े उरूज के ऊपर है, लेकिन इन तमाम के जो मामलात, ख़ास तौर पर जो माशी मामलात हैं, वो तो हमेशा से टेक्नोक्रेट्स लेकर चलते रहे। इनके पास तो इतनी ना कैपेसिटी है, ना इनके पास कोई अपना आदमी है। जो एक विज़र्ड और बहुत बड़ा नाम जिनके बारे में बता रखा था कि आएंगे और पाकिस्तान के आकर माशी मामलात को ना सिर्फ ठीक कर देंगे बल्कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें होंगी, असद उमर साहब, उनको तो उनकी अपनी पार्टी ने 6 महीने तक नहीं चलने दिया और वो नाराज़ हो गए और फिर साल के बाद उनको मनाकर वापस लाया गया। वो तो हम सबके सामने ये सारी बातें, हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे, शौकत तरीन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो बहरहाल अगर ये कोई शोर मचा रहा है कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप बेसिकली किस लिए, पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखकर ये बात फ्लोट की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी सियासी ताकतें हैं, इनको भी ज़रा थोड़ा सा रीविज़िट करना चाहिए कि क्या इन लोगों की ऐसी कैपेसिटी है भी जो ये लोग क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के हालात और तकदीर को बदल देंगे। बहरहाल खान साहब की ये जो एक शिकायत है कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा तो मैं उसको बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा, और फवाद चौधरी साहब कल से ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। और ये बड़ी अचंभे वाली बात है वैसे कि उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये इंपोर्टेड हुकूमत ही क्यों ना हो, इनको आईनी तौर पर निकालना चाहिए। ये टेक्नोक्रेट सेटअप अगर आएगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में बड़ी ही हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई ना कोई रोज़ का जो होता है वो क्लिफ हैंगर एक हमें दे देते हैं जिस चीज़ के ऊपर दिन एंड होता है। तो आज अभी कुछ देर पहले मुसर्रत चीमा साहिबा और फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से बात की ज़मान पार्क में। सबसे पहले उन्होंने बात की कि किस तरह जो हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर। और उसके बाद जो उन्होंने एक मेन ऐलान किया, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो ये कि जी हम मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं महंगाई और इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। और 3 हफ़्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 3 हफ़्ते के बाद इमरान खान साहब अपने लोगों के साथ जो हैं वो गलियों में, सड़कों में मौजूद होंगे। अगेन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे तो ना तवक्कुआत के मुताबिक लोग इनके साथ थे। फिर उसके बाद वज़ीराबाद वाला जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर सी बात है कि ये उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। इन्होंने अपनी तरफ से नॉमिनेट किया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो लॉन्ग मार्च लेकर चलेंगे, लेकिन वो फिर एक गली मार्च बन के रह गया। और फिर उसके बाद जिस तरीके से पिंडी का रिसेप्शन है वो हम सब लोग जानते हैं। तो ये अब जो है पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, सब लोगों को मालूम है कि कारोबार ना होने के बराबर है। और अगर ये मुल्क गिर एहतजाज शुरू होंगे तो इससे पाकिस्तानियों का ही नुकसान होगा। बेसिकली ये एहतजाज का ऐलान इस वजह से किया है क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास और देने को आवाम को कुछ भी नहीं है। और अगर ये लोग इस्तीफ़े दे भी देते हैं या ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो ये किस चीज़ के ऊपर, जो इनकी ये जो पॉपुलैरिटी वेव है, ये इसको राइड करते रहेंगे। तो इस चीज़ को कायम रखने के लिए, आवाम के अंदर रिलेटिव रहने के लिए, और एक जो हल्ला गुल्ला इन्होंने सियासत में मचाया है वो उसको कायम रखने के लिए ये एहतजाज का ऐलान किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके वो नताइज निकलेंगे जो इन्होंने रखे, लेकिन सियासतदानों का तो काम ही चूँकि ये होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे सामने लाकर रख देते हैं। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने बात की कि किस तरह लोगों को सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के दौरों के लालच देकर परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो बस ये वो वक्त है कि जब काश परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही इन लोगों को ख्याल आ जाता उस वक्त का कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे या 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो किस तरीके से इन लोगों को भी मदद दी जा रही थी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में भी बात होगी। मैं बहुत सारी और ख़बरों के साथ आपके पास दोबारा कल फिर हाज़िर हूँगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की ये हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दोबारा कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।